ऑल राइट। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम है दीपशिखा और मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एज इन लास्ट वीडियो हमने कवर किया था सेक्शन 89 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड विच टॉक्स अबाउट द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कि सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी के अंदर में कोर्ट्स इन केस अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोर्ट को किसी टाइम पे लगता है कि वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो सकते हैं डिस्प्यूट से, तो बेशक कोर्ट उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए आउट ऑफ द कोर्ट भेज देती है। सो एज आई सेड इन लास्ट वीडियो कि हम नेक्स्ट वीडियो में भी लेकर के आएंगे, हम एडीआर ही कवर करेंगे। तो लेट मी मेक क्लियर यू दैट आज की वीडियो में हम एडीआर एक्ट नहीं कवर करने वाले, हम एक्ट नहीं कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ एडीआर का ओवरव्यू लेंगे, मींस कि एडीआर होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हिस्ट्री ऑफ एडीआर, इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल पर दोनों पे हम हिस्ट्री देखेंगे, और इंडिया में इमरजेंस कैसे हुआ, एंड आफ्टर दैट हम टाइप्स ऑफ एडीआर, जो एडीआर के मैकेनिज्म हैं अलग अलग टाइप्स के, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, ये सारे हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और वंस अगेन लेट मी क्लियर, हम एक्ट कवर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एडीआर का ओवरव्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगर अगले कभी हम एडीआर एक्ट, अगर इफ़ यू वांट कि एडीआर हम कवर करें, या फिर देखते हैं जैसा बनता है उस हिसाब से, अगर हमें एक्ट भी कवर करेंगे तो हम एक्ट भी कवर कर लेंगे। हम आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एडीआर का ओवरव्यू। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। हम स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। तो जो आज मैं जिस पीडीएफ से आपको पढ़ाने जा रही हूँ, वो पीडीएफ बेसिकली हमारे जिन्होंने भी 5 ईयर लॉ कोर्स किया होगा या फिर वॉट एवर जो भी, तो जस्ट अ सेकेंड, जिन्होंने भी लॉ किया होगा, खैर मैं अपनी बात करती हूँ, हमारे 9th सेमेस्टर में एडीआर सब्जेक्ट था। तो दिस वाज माय प्रेजेंटेशन टॉपिक। हमें असाइनमेंट बनाने होते, तो ये मेरे प्रेजेंटेशन का टॉपिक यही था कि मुझे एडीआर का ओवरव्यू देना था, तो दैट आई मेड दिस असाइनमेंट। तो काफ़ी अच्छा असाइनमेंट था, मैंने बहुत मेहनत की थी, तो आई थॉट कि मैं ये आपके साथ इसे शेयर करूं। अगर वीडियो के एंड तक अगर आपको ये पीडीएफ पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो यू मे कमेंट, देन देखते हैं कैसे हम इसे शेयर कर सकते हैं। बट डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शेयर दिस वीडियो विद शेयर दिस पीडीएफ विद यू ऑल। या मैं जो भी पीडीएफ्स पढ़ाती हूँ, शायद इससे पहले तो मैंने बॉश तो एक्ट से, बेयर एक्ट से पढ़ाया है, और जो भी इसके अलावा जो भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, अगर उनके वो खुद के मेरे कंटेंट्स होते हैं, तो अगर वो आपको पसंद आए तो यू मे आस्क, मैं उनको सेंड करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये टोटल 14 पेजेस के हैं ये पीडीएफ, ठीक है। तो चलिए हम बिना देरी के जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं, टाइम की कमी हो जाती है हमारे पास। लेट मी अनपिन माई सेल्फ। ऑल राइट, मैं खुद को उठा के इधर कर लेती हूँ। ओके, तो अगर हम एडीआर के इंट्रोडक्शन की बात करें, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसे हम एक्सटर्नल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी कहते हैं। एक्सटर्नल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बाय द नेम इट क्लियर्स अस दैट कि जो नॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम होते हैं वो हमारे कोर्ट्स होते हैं। नॉर्मली हमारा कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम उसके रेजोल्यूशन के लिए हम कोर्ट में ही जाते हैं। बट कुछ
डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस ऐसे भी हैं जिसमें हम कोर्ट ना जा करके कुछ ऑल्टरनेटिव्स चूज करते हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव्स की हेल्प लेते हैं बिना कोर्ट गए हुए, कि हमें कोर्ट ना जाना पड़े। इसके अलावा कुछ ऐसे मैकेनिज्म डेवलप किए गए हैं जिससे कि हमारे डिस्प्यूट बिना कोर्ट गए सॉल्व हो सके, तो उसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कि मीन्स कि कोर्ट ना जा करके भी किसी अदर मीडियम से, किसी अदर मैकेनिज्म से जो हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सके, उसे हम ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक, इसमें बेसिकली डिस्प्यूटिंग पार्टीज जो होती हैं वो एक प्रोफेशनल थर्ड पार्टी से मिलती हैं। थर्ड पार्टी लाइक जैसे कोर्ट में हमारे जज होते हैं, वैसे ही इसमें एक थर्ड पार्टी होती है जो उनको असिस्ट करती है उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए वो थर्ड पार्टी उनको असिस्ट करती है। जैसे कि बाय सेटलमेंट, कोऑपरेटिव, निगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, काउंसलिंग, कंसिलिएशन एक्सेट्रा। मीन्स ये सारे तरीके हैं, ये कुछ मैकेनिज्म हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन के, कि इन तरीकों से हम अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं आउट ऑफ द कोर्ट। ठीक, अब इन सारे मैकेनिज्म में से जो सबसे कॉमन मैकेनिज्म है वो है हमारा मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन। आप जो मोस्ट कॉमनली, मोस्ट फ्रीक्वेंट जो एडीआर मैकेनिज्म आप देखते होंगे, आप आर्बिट्रेशन या फिर मीडिएशन ही देखते होंगे। ये सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉर्म्स हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट मैकेनिज्म है एडीआर के, क्योंकि ज्यादातर यही यूज किए जाते हैं। ऑलराइट, अगर हम बात करें तो एडीआर एक ऐसा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है जो कि एक टाइम तो सेव करता है, ये टाइम सेविंग मैकेनिज्म भी है, और ये इकोनॉमिकली भी ये बहुत हेल्पफुल है। मींस कि कोर्ट जाने की अपेक्षा जितना हमारा कॉस्ट लगता है उससे बहुत ही लेस कॉस्ट हमारा एडीआर की प्रोसेस में लगता है। ऑलराइट, फिर एडीआर का जो मैकेनिज्म है दैट इज नॉन एडवर्सरियल। नॉन एडवर्सरियल मीन्स कि ये लाइक कोर्ट में अगर केस होता है तो दोनों पार्टीज के आपस के जो टर्म्स होते हैं, मीन्स लाइक अगर दो ब्रदर्स में झगड़ा होता है या वट एवर, जो उनके आपस के पर्सनल रिलेशंस है वो बहुत डिस्ट्रॉय होते हैं। तो एडीआर का मैकेनिज्म, ये एक ऐसा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है जो कि नॉन एडवर्सरियल है। नॉन एडवर्सरियल मीन्स कि ये एक बहुत ही फ्रेंडली मैकेनिज्म है, कि इससे भरसक ये कोशिश की जाती है कि पार्टीज के जो आपस के पर्सनल रिलेशन है वो डिस्ट्रॉय ना हो, उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। कोशिश ये की जाती है कि जिससे कि वो दोनों पार्टीज को सुन करके किसी ऐसे डिसीजन पे पहुंचा जाता है जिससे दोनों पार्टीज के लिए वो डिसीजन अच्छा और दोनों पार्टीज इससे खुश हों। अब एडीआर से जो बर्डन, कोर्ट्स पर जो बर्डन होता है वो बर्डन भी कम होता है, एंड इससे जो प्राइस भी कम होती है, पार्टीज के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं होता है। ठीक, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि ये तो हम सब लोग जानते हैं कि इंडियन जुडिशरी वन ऑफ द ओल्डेस्ट जुडिशियल सिस्टम है। हमारे इंडियन जुडिशरी वन ऑफ द ओल्डेस्ट जुडिशियल सिस्टम है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि इंडियन जुडिशरी डिस्प्यूट्स को सेटल करने में इनएफिशिएंट रहती है। वो कोर्ट के पास केसेस पे केसेस आते जाते हैं और इंडियन जुडिशरी उन केसेस को सॉल्व नहीं कर पाती है, उन केसेस को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाती है। और सॉल्व करने के लिए लार्ज नंबर, बहुत सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं, राइट, कि उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं। द इंडियन कोर्ट्स आर क्लॉग्ड विद थाउजेंड्स ऑफ केसेस एंड द प्रॉब्लम इज फार बीइंग फॉर सॉल्व एज द केसेस कीप ऑन पाइलिंग अप। ठीक, और इंडियन कोर्ट्स के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ केसेस आते जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, केसेस आते जाते हैं, बट जितना आ रहे हैं सॉल्व उतने नहीं होते हैं। मीन्स केसेस, नंबर ऑफ केसेस आते जाते हैं, वो एक पाइल अप होते जाते हैं, मीन्स केसेस का ढेर बनते जाता है, बट वो केसेस सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो द रीजन इज नॉट ओनली द इनएफिशिएंसी ऑफ द कोर्ट। अब इसमें केवल कोर्ट की गलती नहीं है,
अगर हम इसके पीछे का कारण जाने कि कोर्ट्स लाइक एज अ लेमैन हमें बहुत इजी होता है कि हम कोर्ट पर क्वेश्चन कर देते हैं कि कोर्ट कर क्या रही है, राइट? कोर्ट कर क्या रही है, उनके पास केसेस आ रहे हैं तो वो केस क्यों नहीं सॉल्व कर रही है, केस पे केस आते जा रहे हैं, पाइल अप होते जा रहे हैं, बट इंडियन जुडिशरी फेल है उन केसेस को सॉल्व करने में। ये एज अ लेमैन हमारे लिए कहना बहुत ईजी है, बट रीजन सिर्फ इतना नहीं है कि कोर्ट्स इनएफिशिएंट है उन केसेस को सॉल्व करने में, बट फैक्ट ये भी है कि जो मैटर्स आउट ऑफ द कोर्ट भी सेटल हो सकते हैं, राइट? जो मैटर्स आउट ऑफ द कोर्ट भी सेटल हो सकते हैं वो सारे केसेस भी कोर्ट में आकर के पड़े हुए हैं। लोग छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं, छोटे मोटे ट्रिवियल एक्ट्स के लिए लोग कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं। केस फाइल हो गया, केस तो चलना ही चलना है। तो कोर्ट के साथ साथ हमारी अपनी भी एज ए लेमैन हमारी भी ड्यूटी बनती है जो छोटे मोटे जो डिस्प्यूट्स हैं जिनको हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर सकते हैं, पार्टीज आपस में निगोशिएट कर सकती हैं, तो हमें उन केसेस को ट्राई करना चाहिए कि हम उन केसेस को आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटल कर सकें, राइट? The general principle of ADR is that ADR का जनरल प्रिंसिपल क्या है कि एक थर्ड पार्टी को यूज करता है जो कि डिस्प्यूटिंग पार्टीज के बीच के डिस्प्यूट्स को सेटल करता है, राइट? तो एडीआर का जो मेन एम होता है वो बेसिकली ये होता है टू मेंटेन पीस एंड कोऑपरेशन, राइट? जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि पार्टीज के बीच के जो पर्सनल रिलेशंस हैं उन पे अफेक्ट ना पड़े, पार्टीज के बीच कोऑपरेशन बना रहे, शांति बनी रहे, ये एडीआर का मेन एम है। एंड इन इंडिया ADR is basically based on Article 14 and Article 21 of the Constitution of India. अगर ADR की अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में ADR को कहाँ से इम्पोर्टेंस मिलती है तो वो है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 यहाँ से, राइट? अब आगे चलते हैं। अब ये तो हमने ADR का ओवरव्यू। अब अगर हम ADR के कंसेप्ट की बात करें, कंसेप्ट तो हम समझ ही चुके हैं, फिर भी अगर हम ADR के कंसेप्ट की बात करें तो ADR स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है ADR का, लाइक इट इज यूजुअली एन अम्ब्रेला टर्म्स। ADR बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म्स है जो उन सारे टर्म्स को कवर करता है अदर देन द जुडिशियल डिटर्मिनेशन। मीन्स कोर्ट में ना जा करके बाकी अलग किसी भी अगर मेथड से, किसी अदर मैकेनिज्म से अगर हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं तो उन सबका एक अम्ब्रेला टर्म है ADR, राइट? ठीक, ये तो फिर मैंने आपको बता दिया है। अब नाउ हमने कंसेप्ट ऑफ ADR देख लिया कि ADR क्या होता है, ठीक? अब हम जानते हैं कि नेसेसिटी ऑफ ADR क्या है, ADR की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। तो फर्स्ट है एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है कि फ्रेंडली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो ADR प्रोवाइड करता है फ्रेंडली सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट के लिए, राइट? कि ADR से कि ADR का मेन पर्पस होता है कि जो सामने वाला जो है वो हमारा कोई कॉम्पिटिटर या राइवल नहीं है, उनके आपस में दोनों पार्टीज के बीच में आपस में फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन हो सके और शांति से ये डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो सके, ये ADR का मेन एम होता है। इसलिए भी ADR जरूरी था कि पार्टीज के आपस के टर्म्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। सेकेंड, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, राइट? अब अगर हम नॉर्मल कंटेक्स्ट में बात करें तो जो कोर्ट्स में, एज यू ऑल नो कि कोर्ट में बहुत टाइम तक केसेस चलते हैं, राइट? कोर्ट में केसेस बहुत लंबे लंबे तक चलते हैं, बट
इन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर में क्या होता है कि स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस होते हैं, राइट, कि एक टाइम पीरियड दे दी जाती है, इतने टाइम के अंदर में हमें डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, तो ये एडीआर की प्रोसेस स्पीडी डिस्पोजल का काम करती है कि जल्द से जल्द यहाँ पर केसेस का निपटारा किया जाता है। इकोनॉमिकल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जैसा कि नॉर्मल अब एडवोकेट इतनी फीस चार्ज कर रहे हैं, कोर्ट में इतनी फीस चार्ज होती है, एडीआर में क्या है, एडीआर में ऐसा नहीं होता है, कम से कम पैसों में आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है। मींस ये कॉस्ट सेविंग भी है, कॉस्ट फ्रेंडली भी ये है, ये एडीआर प्रोसेस, ठीक। टाइम सेविंग मैकेनिज्म मैनेजमेंट, एडीआर से अब पैसा कम लग रहा है, स्पीडी डिस्पोजल हो रहा है, तो हमारा टाइम कम भी लगेगा। मींस जो बार बार कोर्ट के हर डेट पर प्रेजेंट हो, हाँ, तो इससे हमारा टाइम भी सेव होता है एडीआर से, राइट। फिफ्थ है एडवेंट ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। अब जितने भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन मींस मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, अब अगर दो कंपनियों के बीच में डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है, उनको तो अपने डिस्प्यूट का डिस्पोजल इस जल्दी चाहिए कि नहीं चाहिए, उनके पास तो बहुत काम है। अगर वो एक ही केस को लेकर के कोर्ट के चक्कर लगाएंगे तो फिर वो काम क्या करेंगे बेसिकली, राइट। तो इसलिए भी एडीआर की जरूरत पड़ी, क्योंकि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आ रहे थे, कई सारी कंपनियां ओपन हो रही थी, और उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ये जरूरी था कि हमारे पास कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव हो, कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जो कि ऑल्टरनेटिव हो कोर्ट में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, राइट। तो ये हमारी थी नीड ऑफ एडीआर। ये सारे भी कुछ पॉइंटर्स वही हैं जो जिस टाइम बचाता है, मनी बचाता है, लोगों के रिलेशंस को मेंटेन करके रखता है, वही चीज। तो अगर हम नेशनल इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ एडीआर, तो उसमें अगर हम 1960 के पॉलिटिकल एंड सिविल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सबसे पहले यूएसए में इमर्ज हुआ था। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सबसे पहले यूएसए में इमर्ज हुआ था। उस टाइम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के, उस टाइम जब पॉलिटिकल एंड सिविल कॉन्फ्लिक्ट हुए थे अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एम्पल नंबर ऑफ केसेस फाइल किए गए थे कोर्ट्स में। अब वहां की जुडिशियरी बर्डन हो गई, ओवरलोडेड हो गई केसेस से, तो उस टाइम पर मीडिएशन, कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन जैसी प्रोसेस बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई कि लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स को बिना कोर्ट गए सॉल्व किया जा सके, राइट। इन यूनाइटेड स्टेट, ADR movement was initiated in early 1970s। तो ये जो ADR का मूवमेंट था वो बेसिकली 1970s में स्टार्ट हुआ ADR में, ठीक। और फिर 1980 तक जाते जाते ये वर्ल्ड वाइड इसकी नीड बढ़ गई, वर्ल्ड वाइड लोग इसकी मांग करने लगे एडीआर की, राइट। फिर इसके बाद डेवलपिंग वर्ल्ड, नंबर ऑफ कंट्रीज लाइक बोलीविया, कोलंबिया, बांग्लादेश, हाँ, इक्वाडोर, द फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, उरुग्वे, हाँ, आर इंगेज्ड इन द एडीआर एक्सपेरिमेंट। मीन्स ये सारी कंट्रीज भी अब इस एडीआर के मैकेनिज्म को एक्सपेरिमेंट करने लगी कि क्या ये प्रोसेस सच में इतना ठीक है कि हम अगर ये प्रोसेस काम आता है, अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है कि कोर्ट ना जा करके हमारे केसेस का डिस्पोजल आउट ऑफ द कोर्ट हो जाएगा। अब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का इंडिया में कैसे ओरिजिनेशन हुआ, तो अगर हम पहले की बात करें तो इंडिया में पहले कुल हुआ करते थे, लाइक सबकी कुल मीन्स क्लैंस, सबके कुल हुआ करते थे अलग अलग। तो लोग अपनी फैमिलीज के साथ, पहले लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे अपने क्लेम्स के साथ, मीन्स अपने पूरे परिवार के साथ लोग रहते थे एक साथ जॉइंट फैमिली में।
बट जब कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट हुआ तो लोग अपनी अपनी सोसाइटीज के साथ रहने लगे। मींस जो जब इंडिया में कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट हुआ तो लोग ये प्रिफर करने लगे कि ये लोग एक कास्ट के लोग एक साथ रहते थे, मींस अपनी अपनी कास्ट के साथ लोग रहना स्टार्ट कर दिए। बट तो उस टाइम पे जो कुल में अगर किसी फैमिली में कुल में अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वो उस फैमिली के हेड्स के द्वारा सॉल्व किया जाता था, राइट। आफ्टर दिस केम द सिस्टम ऑफ फॉर्मिंग ट्रेड एसोसिएशन। फिर ऐसा सिस्टम ही ट्रेड में आने लगा जहां पर एक हेड बनाया जाता था जो कि प्रेसिडेंट होता था एसोसिएशन का, और वो जो भी डिस्प्यूट होती थी पार्टीज के बीच में उन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता था, राइट। अब अगर हम प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करें, ड्रास्टिक चेंज कैम इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में ड्रास्टिक चेंज कब आया? जब ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा में जब कई सारे लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किए गए। इन 1772 द कोर्ट्स वर एम्पावर्ड। 1772 में सबसे पहली बार कोर्ट को ये पावर दी गई टू रेफर द डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। तो इंडिया में अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की बात करें तो 1772 में सबसे पहले कोर्ट को ये पावर दी गई कि आप डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के लिए रेफर करिए, इधर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टीज और एट द कोर्ट ऑफ इट्स ओन डिस्क्रिशन। या तो पार्टीज के रिक्वेस्ट में या फिर कोर्ट अपने डिस्क्रिशन से भी चाहे तो किसी भी मैटर को, किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेशन के थ्रू भेज सकता है, सबसे पहले इन 1772, राइट। फिर इसके बाद इन 1859 में सिविल प्रोसीजर वाज इनेक्टेड। रिमेंबर, जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 हम पढ़ते हैं, इससे पहले भी सिविल प्रोसीजर इनेक्ट हो चुका था। ये 1908 का अमेंडमेंट के बाद आया है, राइट। तो अब ये मत कहिएगा कि नहीं गलत लिखा है, 1908 है, ये 1859 ही है। तो जब 1859 में सीपीसी इनेक्ट किया गया, उस टाइम भी आर्बिट्रेशन से वो डील करता था, उसमें भी आर्बिट्रेशन की प्रोसीजर थी, आर्बिट्रेशन का प्रोविजन था, बट 1882 में उसको रिपील कर दिया गया, राइट। फिर उसके बाद 1899 में इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट इनेक्ट किया गया टू गिव इफेक्ट टू ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म इन इंडिया। सोचिए 1899 में हमारे पास लॉ था, हमारे पास एक्ट था ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट था। फिर सिविल प्रोसीजर वाज अगेन इनेक्टेड इन 1908। फिर सीपीसी अगेन 1908 में इनेक्ट किया गया, एंड जिसने कोर्ट को ये वाइड पावर्स, कोर्ट को ज्यादा पावर मिली टू रेफर द डिस्प्यूट टू द एडीआर मैकेनिज्म, राइट। अंडर द फर्स्ट शेड्यूल ऑर्डर 32A रूल 3 ये ड्यूटी कास्ट करता था कोर्ट पे। लाइक देखियो, अब अमेंडमेंट के बाद तो मैंने आपको सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी पढ़ाया था, उससे पहले जो एडीआर का जो प्रोविजन था, हाँ, वो ऑर्डर 32A रूल 3 में दिया गया था, जिससे कि कोर्ट को ये ड्यूटी कास्ट होती थी कोर्ट के ऊपर कि वो पार्टीज को फर्स्ट इंस्टेंस में असिस्ट करने के लिए प्रोवाइड करे। अगर पार्टी सेटलमेंट हो जाता है फिर अच्छी बात है। उसके बाद 1937 में जब जेनेवा कन्वेंशन साइन किया जाता है और इंडिया उसे अडॉप्ट करती है, तो एक पैरेलल लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किया, मींस हमारे पास इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट 1899 तो था ही, उसके साथ ही एक अदर लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था आर्बिट्रेशन प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन एक्ट 1937, राइट। इन 1940 Indian Arbitration Act and Section 89 with second schedule of CPC was repealed and replaced by the Arbitration Act 1940. अब Indian Arbitration Act 1899 और Section 89 with second schedule of CPC, इसको रिपील कर दिया गया और इसको रिप्लेस कर दिया गया, रिपील करके इसको आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 में रिप्लेस कर दिया गया, राइट। पहले हमारे पास 1899 का भी एक्ट था, फिर उसके बाद 1940 के, फिर उसको रिपील करके 1940 का एक्ट आ गया, इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट। तो अब हमारे पास दो लेजिस्लेशंस थे, इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 एंड आर्बिट्रेशन प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन एक्ट
1937 हमारे पास अब 2 लेजिस्लेशंस ऐसे थे जो एडीआर के मैकेनिज्म से डील करते थे, राइट। तो ये थी हमने प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात की। अगर अब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की अगर बात करते हैं, तो अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की बात करते हैं तो आर्बिट्रेशन, अब हमारे पास प्रेजेंटली 2 एक्ट थे, आर्बिट्रेशन प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन एक्ट 1937 एंड आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। वो प्रेजेंटली इंडिया में फोर्स थे उस टाइम पे। अब फिर इन एमएस गुरु नानक फाउंडेशन वर्सेस रतन सिंह एंड सन्स, सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 को डिस्क्राइब किया और कोर्ट ने कहा द वे इन विच द प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट आर conducted without an exception challenged in the court has made lawyers laugh and legal philosophers weep। means कि आर्बिट्रेशन एक्ट में, आर्बिट्रेशन एक्ट जो उस टाइम बनाया गया बहुत स्ट्रिक्ट कोर्ट था, स्ट्रिक्ट एक्ट था। मीन्स उसमें कोर्ट के पास कोई अपील नहीं कर सकता था, उसमें जो भी पावर दी गई थी सिर्फ आर्बिट्रेशन को ही दी गई थी, ठीक। तो इसलिए ये जरूरत पड़, तो इसलिए इस एक्ट में और अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी। तो इन फाइनली 1996 में आर्बिट्रेशन प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन एक्ट 1937 को और आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 को, इनको रिपील करके एक सिंगल कंसोलिडेटेड लेजिस्लेशन बनाया गया जिसको हमने नाम दिया आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। द एक्ट 1996 वाज अमेंड, सॉरी ये 1966 नहीं हुआ, ये 1996 होगा, मिसप्रिंट हो गया। तो अभी तक एडीआर जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 है वो 2 बार अभी तक सिर्फ अमेंड किया गया है, इन 2015 एंड 2019 में। ऑलराइट, अब स्कोप ऑफ एडीआर, स्कोप आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप चाहें तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी आपको। 27 मिनट्स तो हो गए हैं, क्या करूं, थोड़ा सा ही बचा है, बट कोई नहीं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि इस अब मोड्स ऑफ एडीआर, अब ये एडीआर के मैकेनिज्म है कि एडीआर किस किस तरीके से, एडीआर क्या क्या, कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं, मोड्स हैं जिनसे हम अपने डिस्प्यूट को आउट ऑफ द कोर्ट रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये थोड़ा हम अच्छे समझेंगे क्योंकि आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, लोक अदालत 5 है हमारे पास, तो टाइम लगेगा। तो let me pin myself। तो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में थोड़ा बहुत तो आया ही होगा, एक बेसिक आइडिया आपको लगा ही होगा कि, तो हमने आज की वीडियो में देखा इंट्रोडक्शन ऑफ एडीआर, देखा एडीआर से इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट ऑफ एडीआर देखा, फिर नेसेसिटी ऑफ एडीआर देखी, एडीआर की क्या नेसेसिटी है, हिस्ट्री ऑफ एडीआर हमने, इंटरनेशनल हिस्ट्री भी देखी एडीआर की, फिर इंडिया में हमने प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भी देखा कि एडीआर का ओरिजिन कैसे हुआ, राइट। फिर उसके बाद स्कोप तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि स्कोप इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं आपके लिए। तो इतना हमने आज की वीडियो में कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर द मोड्स ऑफ एडीआर सिस्टम, जिसमें हम ये 5 मोड्स कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय। हम आज कवर नहीं कर पाए इसको पूरा, बट नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप इस चैनल पे नए हैं। और समझ में आया हो तो भी, वीडियो कैसी भी लगी हो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कुछ क्वेश्चन हो तो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। ऑलराइट, ओके, फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई करिएगा आप लोग। बाय बाय।